प्यारे विद्यार्थियों, आपका शीर्षक जीवों में जनन के इस सत्र में स्वागत है। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको हमारा पिछला सत्र काफ़ी मनोरंजक तथा अर्थपूर्ण लगा होगा। विद्यार्थियों, पिछले सत्र में हमने जनन की संकल्पना तथा उसके महत्व के बारे में विचार विमर्श किया था। हमने जीवन अवधि, अमरता तथा मृत्यु की संकल्पना तथा उसका जीवन के साथ समागम को समझने की कोशिश की थी। साथ ही हमने जनन के प्रकार, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के विषय में भी पढ़ा। जीवों में जनन के इस विवेचन को जारी रखते हुए आज हम अलैंगिक जनन के विषय में बात करेंगे। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श कर अध्ययन के परिणाम को प्राप्त करें। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की तुलना, किंगडम कवक में प्रमुख अलैंगिक जनन संरचनाओं की व्याख्या और शैवाल जैसे सरल पौधे, कायिक प्रवर्धन के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण, मानव कल्याण के लिए इसके फायदे। विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन को स्मरण करते हुए शुरुआत करते हैं। क्या आपने अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध किया? हाँ, अलैंगिक जनन में एकल जीव की भागीदारी होती है। युग्मकों का बिना संलयन से जीवों में परिवर्तन। विद्यार्थियों, क्या आप एकल जीव से उत्पन्न संतति की विशेषताएं सूचीबद्ध कर सकते हैं? हम इसे अमीबा के द्विखंडन में निरीक्षण कर सकते हैं। क्या आप अमीबा के दोनों संतति कोशिकाओं में अंतर बता सकते हैं? आप कोई अंतर नहीं देख सकते हैं। क्या आपको जनक कोशिका तथा संतति कोशिकाओं में समानता मिलती है? दोनों जनक कोशिका तथा संतति कोशिकाएं बिल्कुल समान हैं। वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समरूप हैं। इन संतति कोशिकाओं को हम क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। पिछले सत्र में जनन के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ा था। हमने यह निरीक्षण किया था कि विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों तथा अन्य जीवों में होता है। आइए एक कार्य करते हैं। कॉलम 1 में जीवों का नाम है तथा कॉलम 2 में समूह का नाम है। आपको जीवों को उसके समूह से मिलान करना है। स्क्रीन पर सही मिलान है। हमने इस कार्य में क्या समझा? हमने यह निरीक्षण किया कि साधारण संगठन वाले जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जैसे जगत मोनेरा के सभी सदस्य, जगत प्रोटिस्टा के सदस्य, जगत फंजाई के सदस्य, पादप में ब्रायोफाइटा शैवाल, जंतु में स्पंज प्लैटीहेलमिन्थेस इकाइनोडर्मेटा। जीवों में अलैंगिक जनन को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। आप स्क्रीन पर दो जीवों के अलैंगिक जनन को देख रहे हैं। पहला अमीबा में द्विखंडन तथा दूसरा यीस्ट में मुकुलन। क्या आप द्विखंडन तथा मुकुलन में एक समानता बता सकते हैं? हाँ, आप सभी सही हैं। दोनों प्रक्रियाओं में कोशिका विभाजन होता है। अब आप दोनों प्रक्रियाओं में अंतर बताइए। बिल्कुल सही। द्विखंडन में जनक कोशिका के अवयव समान रूप से संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। मूल कोशिका के विभाजन के बाद संतति अलग हो जाती है। मुकुलन में कोशिका विभाजन असमान होती है। संतान परिपक्व होने तक जुड़ी रहती है। इस समानता तथा अंतर से हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? हम यह कह सकते हैं कि द्विखंडन एक अलैंगिक विभाजन है जहां कोशिका दो समान हिस्सों में विभाजित होती है। संतान तेजी से वयस्कों में बढ़ती है। मुकुलन एक अलैंगिक विभाजन है जिसमें असमान कोशिका विभाजन छोटी कलियों का निर्माण करती है जो नए यीस्ट कोशिका में अलग होने और परिपक्व होने से पहले
कुछ समय के लिए माता पिता से जुड़ी होती हैं। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन ही मुख्य पद्धति है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या बहुकोशीय जीवों में भी कोशिका विभाजन होती है या फिर उनमें कुछ उन्नत तरीके होते हैं, क्योंकि उनकी संरचना काफ़ी जटिल होती है। विद्यार्थियों, आपको बहुकोशीय जीव में अलैंगिक जनन जानने के लिए एक कार्य करना है। आपके स्क्रीन पर 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं और कॉलम 2 में जीवों के नाम। आपको सही मिलान करने हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने सही किया होगा। सही मिलान है जल बीजाणु, शैवाल, कॉनिडिया, कवक, कलिका, हाइड्रा, स्पॉन्ज। आप स्मरण करें कि आपने जू स्पोर्स कहाँ पढ़ा था। यहाँ यह एक चलनशील संरचना है जो शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसमें तंतु इसे तैरने में मदद करता है। यही चल बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे में तैयार होता है। क्या आप पेनिसिलियम में इसी तरह की बीज या कोशिका देखते हैं? हम कॉनिडिया के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ अलैंगिक बीज जो कॉनिडियोफोर पर विकसित होते हैं, कॉनिडिया कॉनिडियोपोड के बाह्य रूप से उत्पादित होते हैं। विद्यार्थियों, आप चल बीजाणु और कॉनिडिया में तुलना कर सकते हैं, जबकि दोनों अलैंगिक बीज से उत्पन्न होते हैं। चल बीजाणु चलनशील होते हैं जबकि कॉनिडिया अचल। जल बीजाणु आंतरिक रूप से उत्पादित होते हैं जबकि कॉनिडिया बाह्य रूप से। चल बीजाणु शैवाल में होता है, कॉनिडिया कवक में होता है। आइए अब हम हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं जो कि एक सिलेंट्रेट है। आपको पता होगा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस तरह होता है। हाँ, हाइड्रा कलिका द्वारा अलैंगिक जनन करता है। कलिका अलैंगिक जनन का वह क्रम है जब एक बार उभार से एक कली का निर्माण होता है तथा लगातार कोशिका विभाजन से इस कली से एक पूर्ण जीवन का निर्माण होता है। नवनिर्मित जीवन अपने जनक से जुड़े होते हैं और परिपक्व होने के बाद अलग होते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं अलैंगिक जनन का। स्पॉन्ज में स्पंज, यह एक आंतरिक कली की तरह एक संरचना बनाते हैं जिसे हम जेम्यूल कहते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थिति में इसका निर्माण होता है। वाकई में बहुकोशीय जीवों में अलैंगिक जनन के विभिन्न संरचनाओं को समझना मोहक है। आपने एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव के अलैंगिक जनन का निरीक्षण किया। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन ही मुख्य तरीका है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में विशिष्ट अलैंगिक जनन संरचनाएं पाए जाते हैं, जैसे कॉनिडिया, जेम्यूल्स, कलियां, चल बीजाणु। क्या इसी तरह की संरचनाएं उच्च पादप में भी पाई जाती हैं? हमने पिछली कक्षा में यह पढ़ा था किस तरह वानस्पतिक भाग से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। क्या आप उस विधि का स्मरण कर सकते हैं? हाँ, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आलू का कायिक प्रवर्धन। आलू में जो गड्ढे हैं उसे गांठ कहते हैं। आलू एक कायांतरित तना है। इसी गांठ से अंकुरित होकर आलू का पौधा उत्पन्न होता है। अदरक की गांठ से जमीन के अंदर नया पौधा निकलता है। इसे प्रखंड के नाम से जाना जाता है। जलकुंभी, जल हायासिंथ भी एक कायांतरित तना है जो बगली से उत्पन्न होता है। इसे भूस्तरिका कहते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। प्याज भी एक कायांतरित तना है जो जमीन के नीचे उत्पन्न होता है। इसे प्याज का बुलबिल कहते हैं। ये सभी कायांतरित रूपांतरित तना है जो एक जनन संरचना का रूप लेकर नए पौधों का निर्माण करते हैं।
इन सभी संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। क्या पत्ती भी कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य कर सकती है? आपने ब्रायोफाइलम के बड़े मोटे पत्तों को देखा होगा। ऊपर इन पत्तों के किनारे बहुत सारी अपस्थानिक कलिका होती है। इन कलिका में जड़ें तथा तना पाया जाता है। एक खंड वृद्धि होने तक यह कली के रूप में पत्तों पर पाई जाती है और फिर यह पत्ती टूटकर जमीन पर गिर जाती है। कायिक प्रवर्धन में पौधों के वनस्पति भागों द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। संतति पौधे जनक पौधों से मेल खाते हैं। आइए कायिक प्रवर्धन के लाभ को समझें। कायिक प्रवर्धन बाकी सभी जनन के तरीकों से ज़्यादा तेज है। कायिक ऐसे पौधे परिणाम में अपने जनक पौधों से शारीरिक तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। मनी प्लांट का पौधा लगाने के लिए उसे तना से काट दिया जाता है जिसमें गांठ होनी चाहिए। फिर उसे हम किसी बोतल में पानी डालकर रखते हैं। हम यह देखते हैं कि गांठ से जड़ें उत्पन्न होती हैं और बोतल के अंदर जो जड़ें हैं वह मुख्य जड़ें। बाकी जड़ें उसे ऊपर चढ़ने में मदद करती है। आओ पुनरावृत्ति करें। हमने अलैंगिक जनन के बारे में समझा, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन को भी देखा, बहुकोशिकीय जीवन में अलैंगिक संरचनाओं के विषय में भी पढ़ा, विशिष्ट अलैंगिक जनन संरचना जैसे कोनिडिया, जेम्यूल्स, कलियां तथा चल बीजाणु के विषय में पढ़ा, कायिक प्रवर्धन के तरीके तथा लाभ को देखा। आओ समन्वेषण करें। निम्नलिखित में से कोई एक लें। आलू, अदरक, प्याज, मनी प्लांट। उन्हें नमी, सूरज की रोशनी जैसे उपयुक्त वातावरण में रखें जहां वे उत्पन्न हो सकें। सारणी रूप में अपने अवलोकन को हर रोज नोट करें, तस्वीर भी लें। चंद शब्दों में अपने अनुभव को लिखें और अपने अध्यापक व दोस्तों को बताएं। विद्यार्थियों, आप कायिक प्रवर्धन का क्रियाकलाप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। अगले सत्र में हम पुष्पी पादपों और जीवों में लैंगिक जनन के बारे में वार्तालाप करेंगे। आशा करता हूं कि आपने इस सत्र का आनंद उठाया होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।